नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देंगे जो देश के अलग अलग राज्यों की कैबिनेट बैठकों में लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में हुई कैबिनेट बैठक की। इन बैठकों में किन योजनाओं को मंजूरी मिली, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इन फैसलों से आम जनता को कैसे लाभ होगा। आइए सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की सियासत इस बार पहाड़ों की गोद में बैठकर तय हुई है। हरे भरे जंगल, ठंडी हवाएं और सुकून देने वाली पचमढ़ी की वादियों में जुटी मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट। लेकिन इस सुकून भरे माहौल में हुए फैसले प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में हलचल मचाने वाले साबित हो सकते हैं। फैसले जो युवाओं के भविष्य से जुड़े हैं, किसानों की राहत से जुड़े हैं, फैसले जो सरकार की नीयत और नीति दोनों की नई दिशा दिखाते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं पचमढ़ी, जहां सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती नहीं थी बल्कि था विकास का एक नया खाका, नई योजनाएं और एक साफ संदेश कि अब सरकार मैदान में है और मिशन मोड में है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट के अहम फैसले। पचमढ़ी की शांत वादियों में गूंजा विकास का मुद्दा। पर्यावरण अनुकूल पर्यटन नीति को मंजूरी। पचमढ़ी में इको टूरिज्म हब के विकास की घोषणा। ट्राइबल क्षेत्र विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज। स्थानीय युवाओं के लिए 2000 नई नौकरियों का ऐलान। 50 नए हेल्थ सेंटर खोलने की मंजूरी। पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का बदला जाएगा नाम। राजा भभूत सिंह के नाम पर होगा पचमढ़ी का अभ्यारण्य। राजस्व विभाग में 1200 नए पद बनाने का प्रस्ताव। श्रम विभाग में संशोधन को दी गई मंजूरी। महिलाएं सुरक्षित तरीके से रात में करेंगी काम। राजस्व विभाग में प्रमुख राजस्व आयुक्त और आयुक्त अभिलेख मर्ज। अब नया पद कमिश्नर लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। कृषि तकनीक को मिलेगा बढ़ावा। नौजवान स्टार्टअप कर सकेंगे शुरू। सिंहस्थ 2025 से पहले चलेगी इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन। यात्रा का समय होगा कम, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। पचमढ़ी में हुई इस बैठक का मकसद सिर्फ नीतियों पर चर्चा नहीं था, बल्कि यह दिखाना भी था कि सरकार प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ विकास के लिए कितनी गंभीर है। पचमढ़ी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि राज्य के सतत विकास की मिसाल बनेगा। पचमढ़ी में हुई कैबिनेट बैठक में वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राजस्व विभाग में 500 पदों को खत्म कर 1200 नए पद बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। इनमें आईटी के पदों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, जिससे समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। वहीं श्रम विभाग में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिससे महिलाएं सुरक्षित तरीके से रात में भी काम कर सकेंगी। साथ ही 9 जून को पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्व विभाग में प्रमुख राजस्व आयुक्त और आयुक्त अभिलेख मर्ज किए गए। अब नया पद कमिश्नर लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से होगा। इंदौर आईआईटी में एग्रो आईआईटी हब बनाने का फैसला लिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे कृषि तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। कृषि क्षेत्र के नौजवान स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राजा भभूत सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम के समय महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की मदद की थी। तात्या टोपे के आह्वान पर उन्होंने सतपुड़ा की वादियों में आज़ादी की मशाल जलाई। राजा भभूत सिंह ने अंग्रेजों की आंख में धूल झोंकते हुए अक्टूबर 1858 के अंतिम सप्ताह में तात्या टोपे के साथ ऋषि शांडिल्य की पौराणिक तपोभूमि सांडिया के पास नर्मदा नदी पार की। सीएम ने कहा कि भभूत सिंह और तात्या टोपे ने नर्मदा अंचल में आज़ादी के आंदोलन की योजना बनाई। पचमढ़ी में सतपुड़ा की गोद में तात्या टोपे ने अपनी फौज के साथ भभूत सिंह से मिलकर 8 दिन तक पड़ाव डाला और आगे की तैयारी करते रहे। हर्राकोट के जागीरदार भभूत सिंह का जनजाति समाज पर बहुत अधिक प्रभाव था। उन्होंने जनजाति समाज को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार किया। उनकी वीरता भरे इतिहास को याद किया जाएगा। हालांकि कैबिनेट बैठक में जनजाति कार्य मंत्री विजय शाह शामिल नहीं हुए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान के बाद ये लगातार तीसरी कैबिनेट बैठक है जिसमें विजय शाह शामिल नहीं हुए हैं। श्रद्धा है, हवा
आदिवासी कोरकू ऐसे कई आदिवासी समाजों के द्वारा देवता के रूप में पूजे जाने वाले राजा भगत सिंह जी ने अंग्रेजों से लड़कर के जो देशभक्ति की मशाल जलाई, वाकई वो अद्भुत है। हमारी सरकार के बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के उस घोष वाक्य के आधार पर विरासत से विकास की ओर हम अपने सारे नायकों को याद कर रहे हैं। इसलिए रानी दुर्गावती, राजा भगत सिंह, रानी अहिल्याबाई, विक्रमादित्य ऐसे महापुरुषों को स्मरण करते हुए हम न केवल कैबिनेट कर रहे हैं बल्कि उस क्षेत्र के विकास के साथ उनके योगदान को समाज के सामने लाना, समग्र रूप से प्लान करना और ख़ास करके हमारे शासन का उस पक्ष की तरफ ध्यान ले जाना जिसके लिए वो अभी थोड़ा ज़रूरत थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल के पश्चात मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसे अंगीकार किया है और आप देखिए कि उनकी शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक उन्होंने जबलपुर में मां रानी दुर्गावती को समर्पित बैठक की थी और उसके बाद ऐसी अलग अलग बैठकें हुई। पिछले दिनों अभी मां अहिल्या देवी को समर्पित एक बैठक थी और आज पचमढ़ी की ये बैठक वास्तव में राजा भभूत सिंह के बलिदान, उनके शौर्य और उनके कृतित्व और उनके सुशासन को समर्पित कैबिनेट है। इतिहास में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका देश की स्वतंत्रता में, देश की संस्कृति में और देश को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें प्रशासनिक सुधार, खेल, आवास और पर्यटन से जुड़े फैसले शामिल हैं। इसके साथ ही विष्णुदेव साय कैबिनेट ने 2025 तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई जगहों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम बदलकर कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा करने का फैसला लिया गया है। वहीं कैबिनेट में आदिवासी क्षेत्रों में नई होम स्टे नीति को भी मंजूरी दी गई है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कैबिनेट के अहम फैसले। नई तबादला नीति को मिली मंजूरी। 6 जून से 13 जून तक कर सकेंगे आवेदन। 14 जून से 25 जून तक मिलेगी प्रभारी मंत्री की मंजूरी। राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की लगेगी मंजूरी। 2 साल की न्यूनतम सेवा होगी जरूरी। किफायती जन आवास योजना 2025 को मिली मंजूरी। अवैध प्लॉटिंग पर लगेगी रोक। नवा रायपुर में बनेगा कलाग्राम। राज्य की कला संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान का होगा आयोजन। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं होंगी सम्मानित। युवा रत्न सम्मान हर साल होगा आयोजित। पर्यटन को बढ़ावा देने होम स्टे नीति को मिली मंजूरी। प्रदेश में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। गांव में रहने वाले लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। नई ट्रांसफर नीति के तहत कर सकेंगे आवेदन। किफायती जन आवास नियम 2025 पर लगी मुहर। नवा रायपुर में बनेगा कलाग्राम। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान का होगा आयोजन। पर्यटन को बढ़ावा देने होम स्टे नीति को मंजूरी। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के 3 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए कैबिनेट ने 2025 तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। नई तबादला नीति के तहत छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 6 जून से 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री की मंजूरी मिलेगी। वहीं राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी के बाद ट्रांसफर होंगे। तबादले के लिए 2 साल की न्यूनतम सेवा आवश्यक होगी। इसके साथ ही गंभीर दिव्यांगता और रिटायरमेंट के 1 साल शेष रहने पर तबादले में विशेष छूट दी जाएगी। साथ ही सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में खाली पड़े पदों को भरने में सरकार का विशेष फोकस रहेगा। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, उन निर्णयों से मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को भी अवगत कराना चाहता हूं। वो ये है कि 2025 के लिए एक स्थानांतरण नीति विशेष रूप से, जिसमें जिला स्तर पर 24 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री के द्वारा स्थानांतरण किए जा सकेंगे। 14 जून से 25 जून तक। ऐसे ही राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से 6 जून से 13 जून तक ये स्थानांतरण किए जा सके।
विष्णुदेव साय कैबिनेट ने शहरी क्षेत्र में निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते भूखंड उपलब्ध कराने के लिए किफायती जन आवास योजना 2025 को मंजूरी दे दी है। किफायती जन आवास योजना 2025 के तहत लोगों को सुव्यवस्थित कॉलोनियों में प्लॉट उपलब्ध हो सकेगा और अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगेगी। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कलाग्राम की स्थापना के लिए नवा रायपुर अटल नगर में संस्कृति विभाग को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने तथा उक्त भूमि के विरुद्ध प्रतिपूर्ति राशि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भुगतान करने का निर्णय लिया है। साय कैबिनेट ने प्रदेश में युवा कल्याण के विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति एवं संगठनों को सम्मानित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत युवा कल्याण के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा स्वैच्छिक संगठनों को छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसमें युवाओं को पदक, प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम 2.50 लाख रुपए, जबकि संस्था को अधिकतम 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। प्रदेश में सामाजिक साहित्य, नवाचार, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, कला, संगीत तथा लोक कला के क्षेत्र में युवा रत्न सम्मान प्रदान किया जाएगा। युवा रत्न सम्मान प्रत्येक वर्ष उपरोक्त क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित एक युवाओं को प्रदान किया जाएगा, जिसमें पदक, प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम 1 लाख रुपए शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान केवल महिलाओं और बालिकाओं को दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में युवाओं को सम्मान देने के लिए कोई प्रावधान अब तक थे नहीं, और विष्णुदेव जी की सरकार ने पहली बार छत्तीसगढ़ के युवाओं को विभिन्न विधाओं में सम्मानित करने के लिए योजना बनाई है। युवा रत्न सम्मान योजना यह प्रारंभ किया गया है। यह आज की कैबिनेट के माध्यम से प्रारंभ होता है। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के माध्यम से व्यक्ति को भी, एक युवा को भी और एक संस्था को भी, दोनों को ही सम्मानित किया जा सकता है। 1 लाख और 2.5 लाख रुपए तक का ये विषय होगा। बाकी शॉल, श्रीफल मंच पर सम्मानित करने की प्रक्रिया अलग होगी, और इसमें सामाजिक, साहित्यिक, नवाचार, खेल, शिक्षा, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, कला, संगीत तथा लोक कला के क्षेत्र में ये सम्मान, युवा रत्न सम्मान दिया जाएगा। और ये दिन का दिवस निर्धारित करके, कार्यक्रम करके सारे लोगों के बीच में दिया जाएगा। मीडिया का भी है तो आपका भी इसमें विषय। होम स्टे नीति का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के गांव और विशेषकर बस्तर और सरगुजा के दूर दराज के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इससे वहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलें। होम स्टे के जरिए पर्यटकों को गांव की संस्कृति, कला, शिल्प और प्रकृति से जुड़ा खास अनुभव मिलेगा। साथ ही इससे गांव में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ हो सकेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। या एक तरह से वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने और देश में ग्रामीण पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य हित से जुड़े कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में कृषि उद्योग, दुग्ध उत्पादन, नगरीय विकास, पंचायती राज और नागरिक उड्डयन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वहीं पहलगाम के जवाब में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर अभिनंदन प्रस्ताव पास हुआ है। कैबिनेट में दुग्ध नीति में बदलाव करते हुए नागरिक उड्डयन विभाग के पायलट समेत अन्य कर्मियों के वेतन संबंधी बड़ा फैसला लिया गया है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब यूपी पुलिस और पीएससी में भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें आयु सीमा में भी विशेष छूट दी गई है। इस प्रस्ताव को गृह विभाग की ओर से रखा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। भर्ती नियमावली में संशोधन कर यह प्रावधान लागू किया जाएगा। इस फैसले से 4 साल की सेवा पूरी कर लौटे अग्निवीरों को राज्य की पुलिस बल में रोजगार का अवसर मिलेगा। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, यह फैसला युवाओं को प्रोत्साहित करने और देश सेवा के बाद उन्हें पुनः रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ कई और अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण, डेटा सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बिजली आपूर्ति की सुविधा और अन्य विभागों के 10 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी है। खाद्य एवं रसद विभाग के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत
अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण प्रस्ताव और डेटा सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बिजली सप्लाई के लिए प्रस्ताव मंजूर हो गया। कैबिनेट की बैठक में एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना की नई नीति 2.0 को भी मंजूरी दी गई है। इस नई नीति के तहत परियोजना लागत को 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है और मार्जिन मनी की सीमा में भी विस्तार किया गया है। योजना में नए उत्पादों को जोड़ने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे अधिक उद्यमियों और कारीगरों को लाभ मिलेगा। आज कैबिनेट के समक्ष कुल 11 प्रस्ताव स्वीकृत हेतु आए थे। एक प्रस्ताव ODOP वाला, उसको डिफर किया गया है फर्दर कंसिडरेशन के लिए। शेष 10 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई है। शहरों में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए अर्बन ग्रीन नीति के मसौदे को भी हरी झंडी दी गई है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र विकसित करने की दिशा में प्रयास होंगे। राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 5 कंपनियों को सब्सिडी देने और एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स निर्माण परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें कंपनी 662 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। लखनऊ में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक अत्याधुनिक स्ट्रीट पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह पार्क 130.63 एकड़ भूमि पर 251.70 करोड़ की लागत से बनेगा, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा और प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। अमृत योजना 1 के अंतर्गत 7 निकायों के 90 करोड़ के निकाय अंश को माफ किया गया है। साथ ही अमृत योजना के तहत निकाय अंश को कम करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। प्रदेश में दुग्धशाला विकास एवं उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन कर नई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिटों को अब 35% पूंजीगत अनुदान मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में निवेश को बल मिलेगा और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। ग्राम सभाओं की बैठकों और संचालन में होने वाले व्ययों के लिए विशेष फंडिंग नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति से ग्राम सभा संचालित होती रहेंगी और गांव के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। कैबिनेट ने आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सुरक्षा बलों के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित कर उनकी वीरता की प्रशंसा की है, जिससे सुरक्षा बलों और शहीदों के प्रति सम्मान का भाव झलका है। प्रदेश में निर्माणाधीन पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। निदेशालय में संविदा पर कार्यरत पायलट, को पायलट, इंजीनियर और अन्य कर्मियों के पुनर्निर्धारित पारिश्रमिक और 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान को मंजूरी दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। अयोध्या में निजी क्षेत्र के तहत महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रायोजक संस्था को आशय पत्र जारी करने का फैसला लिया गया है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के भवनों के निर्माण से संबंधित पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं निवेश के गंतव्य के रूप में स्थापित करने के दृष्टिगत शासन की अधिसूचना दिनांक 4/11/22 द्वारा औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 अधिसूचित की गई थी। आप सभी लोग विदित हैं। इसी क्रम में उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक 25/2/2025 को की गई। इसमें एक इकाई को लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने हेतु संस्तुति की गई। हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड। उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक में दिनांक 25/2/2025 में हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किए जाने वाली फ्रोजन रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों के उत्पादन हेतु नई इकाई की स्थापना हेतु लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद से अनुमोदन दिया गया। एक दूसरा प्रस्ताव है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तीव्र एवं संतुलित विकास राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के दृष्टिगत शासन के पत्र 13/7/2017 द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 अधिसूचित की गई थी। औद्योगिक इकाइयों में छूट एवं अनुदान वित्तीय सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें 6 कंपनियों का है। SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी को अनमन्य
वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 38,73,01,888 रुपए की वित्तीय स्वीकृति। सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरनगर को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 1,88,99,905 रुपए। मिसेस एसीसी लिमिटेड को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 17,28,07,828। मिसेस वंडर सीमेंट लिमिटेड अलीगढ़ को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 38,32,30,659। मून बेवरेज हापुड़ को अनमन्य वित्तीय प्रथम किस्त की धनराशि 8,68,31,672 रुपए की वित्तीय स्वीकृति। मिसेस एसीसी लिमिटेड सोनभद्र की एलओसी को निरस्तीकरण किया। यूपी कैबिनेट के अहम फैसले। कैबिनेट बैठक में 10 फैसलों को मिली मंजूरी। हल्दीराम उद्योग के लेटर ऑफ इंटरेस्ट को मिली मंजूरी। 5 कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन सुविधा की राशि मंजूर। एसीसी सोनभद्र सहित कुल 6 कंपनियों का था प्रस्ताव। विपक्ष के आरोपों को मिला करारा जवाब। अग्निवीरों को मिला 20% आरक्षण। अग्निवीरों को पुलिस बल में मिलेगा रोजगार। एक जनपद एक उत्पाद नीति को मिली मंजूरी। योजना में नए उत्पादों को जोड़ने की मिली मंजूरी। अर्बन ग्रीन नीति के मसौदे को मिली हरी झंडी। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर होगा पार्क। अत्याधुनिक सीड पार्क की स्थापना को मिली मंजूरी। पूर्व अग्निवीरों को मिला 20% आरक्षण। अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का प्रस्ताव। ओडीओपी नीति 2.0 को स्वीकृति। हरियाली और शहरी विकास पर ध्यान। निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा। नगर विकास विभाग, पशुधन और दुग्ध विभाग, ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सराहना। पंचायती राज विभाग। आज हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में कौन कौन से प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और इन प्रस्तावों से किसको कितना लाभ हुआ है, क्योंकि कैबिनेट में लिए गए फैसले प्रदेश के विकास को गति देते हैं। फिलहाल के लिए कैबिनेट एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।